हेलो एवरीवन, दिस इज सस्मिता। वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 साइंस का PT2 एग्जाम का एक सैंपल पेपर। टोटल मार्क्स है 40, टाइम 90 मिनट्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होता है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, एडोलेसेंट्स शुड बी केयरफुल अबाउट व्हाट दे ईट बिकॉज जो टीनेजर्स हैं वो क्या खाते हैं उसके लिए उनको केयरफुल रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस एज में उनका ग्रोथ बहुत फास्ट होता है। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन बी, प्रॉपर डाइट इज नीडेड फॉर रैपिड ग्रोथ टेकिंग प्लेस इन देयर बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, द केमिकल सब्सटेंस विच आर सीक्रेटेड फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड। एंडोक्राइन ग्लैंड से जो केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हॉर्मोन्स। सो यहाँ पे होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, हॉर्मोन्स। दिस वन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, साउंड कैन ट्रेवल थ्रू। साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत है, जैसे हो सकता है गैस हो या फिर सॉलिड हो या फिर लिक्विड हो, लेकिन कोई तो मीडियम चाहिए। इसीलिए हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन डी, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। क्वेश्चन नंबर 4, द नॉर्मल लेंथ ऑफ वोकल कॉर्ड इन मैन इज। आंसर होगा ऑप्शन सी, 20 mm। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज। इलेक्ट्रिसिटी के लिए बैड कंडक्टर कौन सा सॉल्यूशन होगा नीचे दिए गए में से, जिसमें कि कोई मिनरल, कोई सॉल्ट, ना कोई एसिड बेस कुछ हो। तो ऐसा कौन सा सॉल्यूशन होगा हमारे लिए? दैट इज डिस्टिल्ड वाटर। सो ऑप्शन सी, डिस्टिल्ड वाटर, दिस वन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फुल फॉर्म ऑफ एलईडी। फुल फॉर्म ऑफ एलईडी इज लाइट एमिटिंग डायोड, ऑप्शन बी, दिस वन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। When a glass rod is rubbed with a piece of silk cloth, जब आप एक ग्लास रॉड को लेके एक सिल्क क्लॉथ में रब करते हो, then the glass rod is getting positively charged and the silk cloth is negatively charged। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन बी, the rod becomes positively charged while the cloth becomes negatively charged। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। Amber is a metal, rubber, resin, sugar, ऑप्शन सी, रेजिन, दिस वन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन दैट चेंजेस ए टेडपोल टू ए फ्रॉग। जिस प्रोसेस से एक टेडपोल फ्रॉग में कन्वर्ट होता है उसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस। और इस प्रोसेस के लिए थायरॉक्सिन हार्मोन की बहुत जरूरत है। और थायरॉक्सिन हार्मोन की प्रोडक्शन के लिए इनमें से नीचे दिए गए देखिए, सोडियम, आयोडीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनमें से कौन सी चीज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है? थायरॉक्सिन प्रोडक्शन के लिए जरूरत होती है आयोडीन की। सो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन बी, आयोडीन। नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, 2 मार्क्स के हैं सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, ए चाइल्ड स्टेइंग इन ए कोस्टल रीजन टेस्ट्स द ड्रिंकिंग वाटर एंड ऑल्सो द सी वाटर विद हिज टेस्टर। He finds that the compass needle deflects more in case of sea water. Can you explain the reason? एक बच्ची कोस्टल एरिया में रहती है तो वो ड्रिंकिंग वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास होती है उसका टेस्ट करती है, और सी वाटर लेती है फिर उसमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास होती है उसका भी टेस्ट करती है। सो वो देखती है कि सी वाटर में जब वो टेस्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी पास होने का, देन द कंपास निडल डिफ्लेक्ट्स मोर। कंपास का जो निडल है बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट होता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर जो है उसमें मिनरल्स एंड सॉल्ट्स बहुत कम मात्रा में होती है। फिर भी मिनरल एंड सॉल्ट है ना, है तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाता है एंड कंपास का निडल डिफ्लेक्ट होता है। लेकिन सी वाटर में मिनरल एंड सॉल्ट की अमाउंट जो है वो बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए वहां पे इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा पास होती है और कंपास का निडल जो है वो ज्यादा डिफ्लेक्ट करता है। वही हम लिखेंगे आंसर में, द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट इन वाटर मेक्स इट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ड्रिंकिंग वाटर कंटेन्स मिनरल सॉल्ट्स, so it is a good conductor of electricity, but seawater contains excess amount of mineral salts, so it is a better conductor of electricity than drinking water. So the compass needle deflects more in case of seawater. Next है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, sometimes a crackling sound is heard while taking off a sweater during winters. Explain. कभी कभी क्या होता है विंटर सीजन में स्वेटर निकालने के टाइम एक क्रैकलिंग साउंड सुनाई देता है, ऐसा क्यों? During winters, due to friction with dry skin, the sweater gets electrically charged. विंटर सीजन में हमारी स्किन ड्राई होती है, जब हम स्वेटर उतारते हैं तब स्वेटर और हमारे स्किन के बीच रबिंग होती है जिससे कि फ्रिक्शन क्रिएट होती है, और फ्रिक्शन से बोथ ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, हमारी स्किन और स्वेटर दोनों ही चार्ज हो जाते हैं। While taking off the sweater, the electric charge is discharged. जब स्वेटर उतारते हैं
वो इलेक्ट्रिक चार्ज जो स्वेटर में होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है एंड दिस प्रोड्यूसेस ए क्रैकलिंग साउंड विद अ स्पार्क। और यही इलेक्ट्रिक चार्ज जो स्वेटर से डिस्चार्ज होती है वो एक क्रैकलिंग साउंड प्रोड्यूस करता है विद अ स्पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साउंड ऑफ ए मस्किटो इज प्रोड्यूस्ड when it vibrates its wings at an average rate of 500 vibrations per second. What is the time period of the vibration? So मस्क्यूटो का विंग जो है 500 टाइम्स वाइब्रेट करता है पर सेकंड, तो इसका टाइम पीरियड हमको फाइंड आउट करना है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। सो वही हम यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन में दिया गया है दैट इज नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड इज इक्वल टू 500। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे टाइम पीरियड, फॉर्मूला डालेंगे टोटल टाइम बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। टोटल टाइम कितना है? 1 सेकंड। टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितना होता है? 500। तो 1 सेकंड बाय 500 इज इक्वल टू 0.002 सेकंड्स। सो टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन is 0.002 seconds. Next है question number 13. Why do boys have a harsh voice at puberty? Boys की जो voice होती है puberty के टाइम, adolescence के टाइम थोड़ा harsh हो जाती है, थोड़ा खराब मोटा लगता है सुनने में, ऐसा क्यों? So यहाँ पर आंसर होगा at puberty the voice box or larynx begins to grow. हमारे गले के पास voice box होती है जिसको कि हम larynx भी बोलते हैं। तो puberty के टाइम वो voice box, वो larynx जो है वो grow करने लगती है। The growing voice box in boys can be seen as a protruding part of throat called Adam's apple. जो growing part of voice box है ना, boys में काफी visible होता है बाहर की तरफ से। आप अगर boys के throat को देखोगे तो आपको एक उभरा हुआ part आपको नजर आएगा, that is called as Adam's apple. Due to this growth of larynx, larynx की इस growth की वजह से and protruding part of throat, थ्रोट का जो ये पार्ट प्रोट्रूड हो जाता है, आउटग्रोथ हो जाता है बाहर की तरफ, बॉयज हैव ए हार्श वॉइस एट प्यूबर्टी। नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट आर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हम किसको बोलते हैं? जब हम मेल फीमेल को देखते हैं और बाहर से ही देख के बता सकते हैं कि ये मेल है कि फीमेल है, ऐसे कुछ फीचर्स उनमें होते हैं और उस टाइप के फीचर को हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बोलते हैं और ये सब फीचर्स हमको एडोलेसेंस में देखने को मिलता है। तो हम लिखेंगे द फीचर्स दैट हेल्प इन डिस्टिंग्विशिंग द मेल फ्रॉम फीमेल ड्यूरिंग एडोलेसेंस आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। और वो कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि हमको एडोलेसेंस में देखने को मिलते हैं? दे आर एट प्यूबर्टी गर्ल्स बिगिन टू डेवलप ब्रेस्ट, गर्ल की ब्रेस्ट डेवलप होने लगती है। नेक्स्ट वन, इन बॉयज फेशियल हेयर बिगिन टू ग्रो, बॉयज में फेशियल हेयर ग्रोथ होने लगती है, जैसे कि उनकी दाढ़ी आ जाते हैं, मूछे आ जाते हैं। तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ पर मुस्टैक्स एंड बियर्ड। ऑल्सो बॉयज डेवलप हेयर ऑन द चेस्ट, ऑल्सो बॉयज के चेस्ट में भी हेयर्स आने लगते हैं। थर्ड वन इज बोथ बॉयज एंड गर्ल्स डेवलप हेयर अंडर द आर्म्स एंड इन द रीजन ऑफ थाइज एंड द प्यूबिक रीजन। बोथ बॉयज एंड गर्ल्स में आर्म्स के नीचे भी हेयर डेवलप होता है, थाइज के एबोव भी हेयर डेवलप होने लगते हैं और प्यूबिक एरिया जो है वहां पे भी हेयर डेवलप होने लगती है। सो ये सब है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो कि एडोलेसेंस के टाइम पर हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड फ्रीक्वेंसीज फॉर ह्यूमन बीइंग्स? एक्सप्लेन। ह्यूमन बीइंग्स के लिए ऑडिबल साउंड फ्रीक्वेंसी क्या है, इनऑडिबल साउंड फ्रीक्वेंसी क्या है, बताइए। सो आंसर विल बी साउंड फ्रीक्वेंसी बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज इज ऑडिबल फॉर ह्यूमन ईयर। जो भी साउंड फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होगा उस फ्रीक्वेंसी को हम ह्यूमन बीइंग्स सुन सकते हैं और उसको हम बोलेंगे ऑडिबल साउंड फ्रीक्वेंसी। सो दिस साउंड फ्रीक्वेंसी रेंज इज कॉल्ड ऑडिबल साउंड फ्रीक्वेंसी फॉर ह्यूमन ईयर। बट जो फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है या 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है उस साउंड फ्रीक्वेंसी रेंज को हम नहीं सुन सकते और उसको हम बोलेंगे इनऑडिबल साउंड फ्रीक्वेंसी। वही हम यहाँ पर लिखेंगे, बट साउंड फ्रीक्वेंसीज लेस देन 20 वाइब्रेशंस पर सेकंड, जिसको हम बोलते हैं 20 हर्ट्ज, कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन ईयर। अगेन ऑन द हायर साइड साउंड फ्रीक्वेंसीज मोर देन 20,000 वाइब्रेशंस पर सेकंड, जिसको हम बोलते हैं 20,000 हर्ट्ज। 20,000 हर्ट्ज को हम 20 के हर्ट्ज भी लिख सकते हैं। दीज आर ऑल्सो नॉट ऑडिबल टू ह्यूमन ईयर्स। सो साउंड फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज, higher than 20 kHz are called inaudible sound frequency for human ear. Next है question number 16. What is the application of chemical effect of electricity in our daily life? Give examples. इलेक्ट्रिसिटी का जो केमिकल इफेक्ट है उसको हम डे टू डे लाइफ में कैसे यूज करते हैं वो एग्जाम्पल्स के थ्रू हमको यहाँ पर बताना है। देखो सबसे पहले तो हमको लिखना है व्हाट इज द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने से जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, उसी को हम केमिकल इफेक्ट्स बोलते हैं। तो वही हम यहाँ पर लिखेंगे, केमिकल रिएक्शंस कॉज्ड बाय द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इसका एप्लीकेशन क्या है, इसको हम कौन कौन से काम पे यूज करते हैं? इट इज यूज्ड फॉर वेरियस एक्टिविटीज इन आवर डेली लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम इसको यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस में हम यूज करते हैं, और तीसरा जो है थर्ड वन, दैट इज रिफाइनिंग मेटल्स, मेटल्स को रिफाइन करने में हम इसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसका मतलब क्या है? जब एक मेटल के ऊपर दूसरा मेटल का कोटिंग हम देते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। वही हम लिखेंगे, वन मेटल इज कोटेड ऑन द अदर मेटल बाय द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। फॉर एग्जाम्पल एक दे देते हैं, क्रोमियम प्लेटिंग इज डन on many objects like car parts, bath taps, kitchen burners, bicycle handlebars and wheel rims। बाकी आप चाहो तो जो ज्वेलरी पे कोटिंग देते हैं उसका भी आप एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रोलिसिस। जब कोई इलेक्ट्रोलाइट में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो कंपाउंड होता है वो टूट जाता है और उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। वही हम लिखेंगे यहाँ पर, ए कंपाउंड इन एन इलेक्ट्रोलाइट इज ब्रोकन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स under the effect of electric current. This process is called electrolysis। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट है हमारा वाटर। When electric current is passed through water, hydrogen and oxygen bubbles are created। जब भी वाटर के थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो वाटर में जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है वो दोनों अलग हो जाएंगे और बबल्स के जैसा ऊपर आने लगेंगे, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बबल्स आर क्रिएटेड। थर्ड यूज ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रिफाइनिंग मेटल्स। इसमें क्या लिखेंगे? यूजिंग केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इम्प्योर मेटल्स आर रिफाइंड टू ऑब्टेन प्योर मेटल्स। इलेक्ट्रिसिटी का केमिकल इफेक्ट यूज करके हम क्या करते हैं? इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल को अलग करते हैं। नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, 5 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 17, फर्स्ट वन इज व्हाट इज अर्थिंग। अर्थिंग क्या है? सेकेंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन हाउ लाइटनिंग कंडक्टर्स प्रोटेक्ट टॉल स्ट्रक्चर्स फ्रॉम डैमेज ड्यू टू लाइटनिंग। लाइटनिंग कंडक्टर्स जो है लाइटनिंग से टॉल स्ट्रक्चर्स लाइक बिल्डिंग्स, इनको कैसे प्रोटेक्ट करते हैं बताइए। थर्ड क्वेश्चन है नंबर सी, सजेस्ट एनी 2 मेजर्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम लाइटनिंग। लाइटनिंग से अपने आप को बचाने के लिए क्या क्या स्टेप्स हम लेते हैं वो लिखिए। कोई भी 2 पॉइंट्स आप लिख सकते हो। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो व्हाट इज अर्थिंग, उसका आंसर है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग चार्ज फ्रॉम ए चार्ज्ड ऑब्जेक्ट टू अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट से अगर हम वही चार्ज अर्थ में ट्रांसफर कर दें तो उसको हम अर्थिंग बोलते हैं। इट इज प्रोवाइडेड इन बिल्डिंग्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक्स ड्यू टू एनी लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। अर्थिंग क्यों किया जाता है? बड़े बड़े बिल्डिंग्स में अपने आप को इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए। अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक करंट लीक हो गया तो अर्थिंग के थ्रू वो अर्थ में चला जाएगा सीधा, इसीलिए अर्थिंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? लाइटनिंग कंडक्टर क्या है और ये बड़े बड़े बिल्डिंग्स में क्यों लगाए जाते हैं? तो हम लिखेंगे यहाँ पर, Lightning conductor is a device used to protect buildings from the effect of lightning। lightning से बचने के लिए बड़े बड़े बिल्डिंग्स में एक डिवाइस लगाया जाता है, that is called as lightning conductor। ये कैसा होता है? It is a metallic rod taller than the building। बिल्डिंग जो भी है, देखिए पिक्चर में जैसे दिखाया गया है, बिल्डिंग जितना बड़ा है लाइटनिंग कंडक्टर जो है उससे भी बड़ा होता है। देखिए बिल्डिंग के नीचे से लेकर ऊपर तक, ये देखिए ऊपर यहाँ तक लाइटनिंग कंडक्टर ये वॉल के थ्रू पास हो रहा है। It is installed in the walls of the building during its construction। और ये लाइटनिंग कंडक्टर को बिल्डिंग के वॉल के अंदर बनाया जाता है at the time of its construction। One end of the rod is kept out in the air and the other end is buried deep in the ground। पिक्चर में देखिए एक एंड जो है ग्राउंड में बरीड है, दूसरा एंड जो है ओपनली एयर में है। The rod provides easy route for the transfer of electric charge to the ground। इसी रॉड के थ्रू इलेक्ट्रिक चार्ज ग्राउंड में ट्रांसफर हो जाता है। Does lightning conductors protect tall structures from damage due to lightning। इसी तरह से lightning conductors, lightning से जब इलेक्ट्रिसिटी पास होता है बिल्डिंग के ऊपर गिरता है तो lightning conductor उसको एब्जॉर्ब करके अर्थ में ट्रांसफर कर देता है और हम लोग डैमेज से बच के रहते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या था? लाइटनिंग से बचने के लिए कोई भी 2 आइडियाज बताइए। तो उसका आंसर है 2 मेजर्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम लाइटनिंग आर, वी शुड लीव इनसाइड द हाउस और बिल्डिंग ड्यूरिंग लाइटनिंग। लाइटनिंग के टाइम पर आपको घर के अंदर रहना है, घर या बिल्डिंग जहां पे भी हो उसके अंदर ही रहना है आपको। दूसरा है वी शुड नॉट टच एनी टेलीफोन कॉर्ड, इलेक्ट्रिकल वायर एंड मेटल पाइप्स। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज
टेलीफोन वायर हो सकता है, इलेक्ट्रिकल वायर हो सकता है, मेटल पाइप हो सकता है, कोई भी कंडक्टर को हमको टच नहीं करना है। वी शुड नॉट हैव बाथ ड्यूरिंग लाइटनिंग। लाइटनिंग के टाइम पर हमको नहाना भी नहीं चाहिए, टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विथ रनिंग वाटर, क्योंकि रनिंग वाटर जो है दैट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर हम नहाएंगे तो शायद हो सकता है वो इलेक्ट्रिसिटी वाटर के थ्रू हमको टच कर जाए और हमको झटका लगे, है ना। तो हमको इस टाइम पे नहाना भी नहीं है। तो मैंने तो 2 आइडियाज अपने लिख लिए, आप चाहो तो बुक में से कुछ और कलेक्ट करके भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज ईयर ड्रम, हाउ इट हेल्प्स इन हियरिंग, ड्रॉ ए नीट लेवल डायग्राम ऑफ ईयर। ईयर ड्रम क्या है, ये हमको सुनने में कैसे मदद करती है और इसका एक अच्छा सा डायग्राम बनाइए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, when sound enters our ear, it travels down a canal at the end of which there is a thin stretched membrane. It is called eardrum. देखिए पिक्चर में ये ईयर का पिक्चर है, ईयर का आउटर पार्ट है ये, जिसको हम आउटर ईयर बोलते हैं। जब साउंड ईयर के पास आता है तो ये धीरे धीरे एक कैनाल की तरफ पास करता है, और इसी कैनाल के एंड में देखिए एक पतला सा मेम्ब्रेन है, और इसी मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं ईयर ड्रम। द साउंड वाइब्रेशंस मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट। जब साउंड बाहर से आती है तो ईयर ड्रम का ये जो पतला सा स्ट्रेच्ड पार्ट है ये वाइब्रेट होने लगता है। द ईयर ड्रम सेंड्स दिस वाइब्रेशन टू इनर ईयर। ईयर ड्रम से ये वाइब्रेशन इनर ईयर तक ट्रांसफर होता है, और इनर ईयर क्या करता है, ब्रेन को ट्रांसफर करता है, जिससे ब्रेन को पता लगता है कि हाँ कोई साउंड आया, इसको सुनना है। फ्रॉम देयर द सिग्नल गोज टू द ब्रेन, दस द ईयर ड्रम हेल्प्स अस इन हियरिंग। इसी तरह से ईयर ड्रम हमको हियरिंग में हेल्प करता है। और पिक्चर देख लीजिए, ये पिक्चर दोनों ही आपको ड्रॉ करना है। आप चाहो तो अपर वाला पिक्चर खाली ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन उसको लेवलिंग करना है कि आउटर ईयर, इनर ईयर, ईयर ड्रम, ठीक है, इतना तो आपको दिखाना है। और नीचे या ऊपर आपको लिखना है कि ह्यूमन ईयर, किसका पिक्चर है ये, आपका, हमारा नहीं, ह्यूमन ईयर का। तो आपको ह्यूमन ईयर ऐसा लिखना पड़ेगा, तभी जाके फुल मार्क आता है। आप चाहो तो सेकंड पिक्चर जो है उसको आप स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट है सीसीटी बेस्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। हार्मोन का रोल क्या है इन रिप्रोडक्टिव फंक्शन। तो यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है, फिर उसके हिसाब से नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, हमको आंसर करना है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू रीच ए पर्टिकुलर बॉडी पार्ट कॉल्ड टारगेट साइट। एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन सीक्रेट होता है जो कि हमारे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचते हैं और वहां पे काम करते हैं। बॉडी के जिस पार्ट पे वो एक्टिव होते हैं उस पार्ट को हम बोलते हैं टारगेट साइट। द टारगेट साइट रेस्पॉन्ड्स टू द हार्मोन, और हमेशा टारगेट साइट ही हार्मोन को रेस्पॉन्ड करता है। ऐसा नहीं कि ब्लड स्ट्रीम में हार्मोन है तो बॉडी का हर पार्ट एक्टिव हो जाएगा, नहीं, जो टारगेट साइट है वही हार्मोन को रेस्पॉन्ड करेगा। देयर आर मेनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स और डक्टलेस ग्लैंड्स इन द बॉडी। हमारी बॉडी में बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जिसको हम डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोलते हैं। द टेस्टिस एंड ओवरी सीक्रेट सेक्स हार्मोन्स। ऐसे ही 2 एंडोक्राइन ग्लैंड्स का एग्जांपल है टेस्टिस एंड ओवरी, और ये सेक्स हार्मोन सीक्रेट करते हैं। दीज हार्मोन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेल एंड फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, और इसी की वजह से मेल या फीमेल इनमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं। फर्दर द सेक्स हार्मोन्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारे ब्रेन के अंदर, वो कंट्रोल करता है ये सेक्स हार्मोन्स को। द पिट्यूटरी सीक्रेट्स मेनी हार्मोन्स। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है बहुत सारे हार्मोन्स सीक्रेट करता है, one of which makes ova mature in the ovaries and sperms form in the testis। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, another name of endocrine gland is dash। एंडोक्राइन ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है। अभी जैसे मैंने ऊपर बताया इसको हम डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं, तो लिख लीजिए यहाँ पर डक्टलेस ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which gland controls the hormones released from testis and ovary। टेस्टिस एंड ओवरी से जो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं उसको कौन सा ग्लैंड कंट्रोल करता है, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। So हम लिखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल्स द हार्मोन्स रिलीज फ्रॉम टेस्टिस एंड ओवरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू एंडोक्राइन हार्मोन्स रीच देयर टारगेट। एंडोक्राइन ग्लैंड से जो भी हार्मोन सीक्रेट होता है वो टारगेट साइट पे कैसे पहुंचता है, थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, है ना। वही लिखेंगे, एंडोक्राइन हार्मोन्स रीच देयर टारगेट थ्रू द ब्लड स्ट्रीम। व्हाट इज टारगेट साइट, टारगेट साइट क्या होता है, तो ऊपर ही लिखा है देखिए, एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू रीच अ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट एंड दिस बॉडी पार्ट इज कॉल्ड एज टारगेट साइट। ये लाइन सेम आपको लिख देना है यहाँ पर, तो बन जाएगा आपका आंसर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पेपर खत्म होता है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो, समझ में आया हो, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।